बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में हमारे साथ हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जनाब हाफ़िज़ नईम रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जमात इस्लामी के पास खिदमत खल्क़ का सबसे बड़ा नेटवर्क है अल खिदमत के नाम से। तो ये जो पूरा पंजाब डूबा हुआ है, वहाँ पे उतनी सरगर्मियाँ आप लोगों की नज़र नहीं आ रही हैं जितनी बुनेर में नज़र आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे, चूँकि ये फैला हुआ है ना बहुत ज़्यादा। पुनेर में तो आपने देखा था क्लाउड बस्ट हुआ और उसने बिल्कुल फौरी तौर पर डैमेज किया और एक ख़ास स्पेसिफ़िक जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, घर तबाह हो गए, गांव के गांव ख़त्म हो गए। तो वहाँ हमारी वर्क फोर्स एकदम से पहुँच गई और सारे वॉलंटियर्स ने काम शुरू कर दिया। तो वो किसी एक जगह पर, इसी तरह बाजोड़ में हुआ, इसी तरह से जहाँ जहाँ हुआ वो स्पॉट्स थे। सवाबी में हुआ, लेकिन ये तो सैलाब बिल्कुल फैला हुआ है, नारोवाल से लेकर सियालकोट, और फिर उसके बाद अभी गुजरात की सूरत हाल बहुत ख़राब है, मुल्तान तक का हो गया है, लाहौर के इर्द गिर्द का मामला है, पूरे पंजाब में है इस वक्त, जनूबी पंजाब इस वक्त पूरी तरह थ्रेट में है, फिर सिंध है। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कम से कम 15,000 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। हमारे ज़ाहिर हम तो पार्टी हैं ना जमात इस्लामी, हम रियासत तो नहीं हो सकते। हम तो जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो लोग हमें देते हैं उनके ज़रिए से फ़ौरन रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। जान हथेली पर रखकर, आपने बुनेर में देखा एक नौजवान ने जो है वो जान दे दी, वो लेकिन बच्चों को बचाया। लोग अपने कानों पे डाल कर बस बैठ जाते हैं कश्तियों में। इस वक्त भी जनूबी पंजाब में बहुत सारे इलाक़ों में हमारे लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो जो हमसे बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं, और इसमें हम ना किसी पॉइंट स्कोरिंग का मसला है, ना हमें जो है वो ये दिखाना है कि जनाब हम कोई कैमरा आएगा तो हम काम करेंगे और कैमरा नहीं आएगा तो। अभी तो कैमरा पहुंचना भी मुश्किल हो गया है, लोग खुद ही कोई वीडियो बना के दे देते हैं तो आ जाती है, वरना तो कैमरे भी उसी वक्त जाते हैं जब हुक्मरान जो है वो पहुंचते हैं फ़ोटो सेशन के लिए। उसके बाद फिर बहुत सारी जगहों से कैमरे भी हट जाते हैं, एक्सेस ही नहीं हो पाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो पा, इस वक्त भी हमारे 31 सेंटर मुल्क भर में हमने सेंटर्स बना दिए हैं बाकायदा जो काम कर रहे हैं, और वहीं से तरसील करने की कोशिश करते हैं सामान की। जमात इस्लामी के कारकुनों को लीडरशिप से लेकर, यानी मुझ समेत सब के लिए तय है कि जब भी कोई हालात ख़राब होंगे हम सब वॉलंटियर बन जाएंगे अल खिदमत के। अब हम अल खिदमत के डिस्पोजल पर हैं कि जहाँ पर आप चाहें हमें ले जाएं और वहाँ पर हमसे काम लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हो पा रहा है वो हम हर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का काम किया है इस दौरान भी, लोग दे भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी जो साइज़ है इसका, वो रियासत के बगैर नहीं हो सकता, हुकूमत के बगैर नहीं हो सकता। सवालिया निशान हुकूमत के लिए है। आप टीवी देखेंगे तो आपको इम्प्रेशन मिलेगा कि हर जगह पर रोज़ 1, 2, 3 दौरे होते हैं, लेकिन रियासत ये कह रही है कि हमसे जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन मामला इतना बड़ा है और सैलाब इतना बड़ा है कि वो नज़र नहीं आता। नहीं, देखें, उससे पहले की चीज़ें होती हैं ना। सबसे पहली चीज़ प्रिवेंशन होती है। आप ये जो रूडा है इसको तो कंट्रोल कर सकते थे ना, यहाँ से शुरू करते हैं। इन सोसाइटियों को तो कंट्रोल कर सकते थे। आप बुनेर में क्लाउड बस्ट हुआ, उससे अगर हम 2017 से लेकर अब तक, अगर जो हमें वर्ल्ड बैंक से भी और बहुत सारे इदारों से ये कहा गया था कि हमें अपने इक्विपमेंट ठीक करने हैं, मौसमियात के रेडार्स ठीक करने हैं, अगर उस पर काम हो रहा होता है, दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं इसकी, और सूबाई हुकूमत तो इसलिए ज़िम्मेदार है कि वो तो तसलसल है वहाँ उनका। तो उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, जिसके नतीजे में अगर 3-4 घंटे पहले भी बता दिया जाता कि ये बस्ट होने का चांस मौजूद है तो लोग कम से कम घरों से निकलते, 400-500 जाने तो बच जाती। लेकिन ये काम ये तो हुकूमत कर सकती है ना। हुकूमत ये तो कर सकती है ना कि जितनी गुज़रगाहें हैं, अब इस वक्त गुजरात शहर की मैं आपको बता रहा हूँ, सूरत हाल ये है कि पानी का लेवल कम नहीं हो रहा। जितना मोटरों से आप निकालते हैं पीछे से पानी और आ जाता है, निकासी का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। और एक बड़ा सबब उसका ये है कि लोकल बॉडीज़ को ये बाइख्तियार बनाते ही नहीं। हर चीज़ अथॉरिटी बना के सूबे अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए कि ताकत अपने पास रखो, दौलत अपने पास रखो, और अपनी ही पार्टी के लोगों से खौफजदा होते हैं नीचे की लीडरशिप से। इसके नतीजे में प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा होती हैं। जब प्रॉब्लम हो जाती है फिर तो आपके बस में नहीं रहता, लेकिन प्रॉब्लम से पहले उसको आप कम से कम तो कर सकते हैं। गुजरगाहें तो ठीक कर सकते हैं, रास्ते तो छोड़ सकते हैं। आप तो ऊपर से लेकर कराची तक यही सूरत हाल है। अर्बन फ्लडिंग क्यों होती है? इसलिए कि जितने भी बरसाती नालों के रास्ते होते हैं उस पर सोसाइटियाँ आबाद हो जाती हैं, और हर कोई इसमें लगा हुआ है माशाल्लाह। तो इसलिए ये प्रिवेंशंस ठीक से हों। फिर उसके बाद रेस्क्यू के लिए जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं वो पॉइंट्स मुतय्यन होने चाहिए। देखें, एनडीए में, पीडीए में आते हैं जब डिज़ास्टर हो जाता है, लेकिन उससे पहले भी उनके बहुत सारे काम होते हैं जो उनके करने के होते हैं।
फिर कोऑर्डिनेशन का फुकदान होता है। अभी मुझे याद है कि जब बुनेर में ये वाक़या हुआ तो मैंने पीएम साहब को भी फ़ोन किया, सीएम साहब को भी फ़ोन किया, और मुझे फीलिंग आई, ठीक है बातों में तो सब कहते हैं हाँ हम ताउन कर रहे हैं, लेकिन मुझे फीलिंग आई कि एक जहनी रुकावट मौजूद होती है हर चीज़ में। भाई सियासत करते रहो, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी तो इकट्ठे हो जाते हो, उसमें तो सब मुत्तहिद हो जाते हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एनपी, सब एक साथ मिलकर कहते हैं जनाब तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तो जब लोग मर रहे हों तो उस वक्त तो सियासत नहीं होनी चाहिए ना, उस वक्त एक होना चाहिए। तो ये वो प्रॉब्लम है कि पहले से चीज़ों का ठीक करना। ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया से हमें मुकदमा लड़के पैसे वसूल करने चाहिए। हमसे जो वादे किए गए थे वो दुनिया ने पूरे नहीं किए। ये टेम्परेचर जो हमारा बढ़ रहा है ये अमेरिका की वजह से बढ़ रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है, ये चाइना की वजह से बढ़ रहा है। इनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके नतीजे में पहाड़ों से गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाकर बुखारात जमा होना शुरू होते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे ज़र्रात के साथ मिलते हैं, वज़न बढ़ जाता है, फिर एकदम से बर्स्ट होता है। इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। सादा ज़ुबान में अगर मैं कहूँ, टेक्निकल लैंग्वेज ना इस्तेमाल करूँ, तो ये सब काम तो इसलिए हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ गया है इन महीनों का, और इसलिए बढ़ गया है कि पूरी दुनिया का माहौल ख़राब किया हुआ है। तो भाई उसका पैसा वसूल करो ना। फिर यहाँ पर फिर दरख्त लगाना तो आपकी ज़िम्मेदारी है, और जब दरख्त लग गए तो उनको बचाना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो हुकूमत ये तो बताए ना, सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, सूबाई ज़्यादा बताए, उनके मातहत होते हैं जंगलात, वो ये बताएं कि जंगलात में कटाई क्यों हुई है और किस किस ने की है। हुकूमतों में शामिल लोग लकड़ियाँ बेच बेच के खा रहे हैं, और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि पहाड़ों में अगर दरख्त लगे होंगे तो उसके नतीजे में ज़मीन कॉम्पैक्ट रहती है, और स्लाइडिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह से अगर नेकेड हो, अगर ये पहाड़ तो उस तरह से स्लाइड करते हैं, पत्थर उसमें शामिल हो जाते हैं, ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर ये जुड़े हुए होते, अगर प्रॉपर दरख्त होते तो कम से कम 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होता, ये क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन नहीं पैदा होती। और अगर हो भी जाए खुदा ना खास्ता तो वो तबाही नहीं होती कि जो तबाही जो है वो इस वक्त हुई है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इन जानों का कौन जिम्मेदार है? ये सूबाई हुकूमतें क्या इसका जवाब देंगी? ये वफाकी हुकूमत इसका जवाब देगी? या एनडीएमए और पीडीएमए इसका जवाब देंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सूरत हाल पैदा हो जाती है फिर तो सब लड़ते हैं कि किसी तरह इससे निकलें, लेकिन इसको होने से पहले क्यों नहीं रोकते? अच्छा, आपने लोकल बॉडीज़ का जिक्र किया कि लोकल बॉडी को बाइख्तियार बनाना चाहिए। किसी सूबे में लोकल बॉडीज़ है नहीं और किसी जगह पे है लेकिन वहाँ पे बाइख्तियार नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये हल तजवीज़ करते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती है, और वो छोटे सूबों का शोशा उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो उस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखें, जहाँ पर एक हारमोनी हो ना, सब लोग पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात कर रहे हों, सूबों की सियासत ना हो रही हो, लिसानी सियासतें ना हो रही हों, ऐसा निज़ाम हो कि जो बलोचों को भी हुकूक देता हो, सिंधियों को भी हक़ देता हो, महाजरों को भी देता हो, पख्तूनों को भी देता हो, पंजाब भी खुश रहता हो, तो उसमें तो फिर आप इंतज़ामी यूनिट्स की तकसीम का सादा सा फार्मूला रखें, सबका इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, कर दें, कोई हर्ज नहीं होता। आप दुनिया में देखें, आप 81 सूबे हैं तुर्की में, हमसे 1/3 आबादी है उनकी। इसी तरह से आप चलते चले जाएं, आपको बहुत नज़र आएगा, कहीं का 34 सूबे हैं ईरान में, और इसी तरह से बहुत सारे मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही ये सवाल आता है तो इसमें लिसानियत का उनसर सामने आ जाता है, इलाकाइयत जो है वो परवान चढ़ने लगती है, और बाज़ औक़ात तो ये शोशे छोड़े ही इसलिए जाते हैं ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और कोई और मकसद हासिल कर लिया जाए। हालांकि जिनके पास इख्तियार, इक़्तिदार, ताकत है, और अगर वो ये चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? हुकूमत में शामिल जितनी जमातें हैं माशाल्लाह उनके इस तरह से मातहत हैं कि वो तो फ़ोन कॉल के ऊपर सारे काम कर रहे होते हैं। तरमीमें वरमीमें लाना पाकिस्तान में क्या मसला है? लेकिन जो काम करने के होते हैं अगर, तो वो काम तो इस तरह से नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि अगर बल्दियाती इख्तियारात लोगों के पास होते, अगर लोकल बॉडीज़ एम्पावर होती, आइन के आर्टिकल 140 के तहत जो मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल करने की बात की गई है, उस तरह से हो रहा होता। आइन में लोकल बॉडीज़ का एक चैप्टर होता, जिस तरह वफाकी और सूबाई हुकूमतें, इसी तरह बल्दियाती हुकूमतें का एक टियर मौजूद होता, और ये सूबाई हुकूमतों पे नहीं होता कि जो कानून साजी करें और जिस तरह से चाहें इलेक्शन करा दें, बल्कि आइन में लिखा होता कि जिस तरह कौमी सूबाई के इलेक्शन होते हैं इस तरह बल्दियात के इलेक्शन होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होता हर जगह पे, शहरों की सतह पे कम से कम मेयर का, और बाज़ जगह तो पुलिस भी मातहत होती है मेयर के। लेकिन चलें, आप ये तो क्या करेंगे, लेकिन इदारे तो मातहत, कचरा चुनने का अमल वो मातहत ना हो, सफाई आप उस वो जो बल्दियाती इदारों के मातहत ना हो, सीवरेज ना हो, पानी ना हो, सोसाइटीज़ ना हो, तो वो क्या करेंगे मेयर?
और क्या करेंगे तहसील नाजिम और क्या करेगा यूसी नाजिम। तो इस वक्त आप देख लें कि जहाँ पर बल्दियात मौजूद हैं 2 जगह पर, यानी सिंध में और केपी में। सिंध में तो आपको याद होगा धरने दे के तो इलेक्शन करवाया, लेकिन उनके कोई इख्तियारात नहीं है, इसलिए कि सारा काम DCACs के ज़रिए से हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? PTI ने तो बात ही ये की थी कि हम लोकल बॉडीज़ को बाइख्तियार बनाएंगे। सिस्टम उनका अच्छा था शुरू में, और जब तक हमारे इनायतुल्लाह खान उस वक्त वाले टेन्योर में जब साथ थे तो बड़ी कोशिश की थी कि ये सिस्टम अच्छा हो जाए और नीचे तक गाँव की सतह तक ये सिलसिला चल जाए। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल अमलन ये है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो सूबाई हुकूमतों ने अपने पास रखी हुई हैं, फंड्स नीचे जा नहीं रहे हैं, हर कोई परेशान है, ख़ुद PTI के लोग परेशान हैं। और ये सूबाई हुकूमतें अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं और ये सियासी रिश्वत के तौर पर ये पैसे इस्तेमाल करती हैं। और सिंध में तो बदतरीन निज़ाम है। सिंध में तो पिछले 15 साल में 3,500 अरब रुपए तो वो हैं कि जो कराची का हक बनता था कि डेवलपमेंट के पैसे उनको मिलने चाहिए, वो खा के बैठी हुई है सिंध हुकूमत। तो ये एक अभी NFC का इजलास भी बुलाया जा रहा है और उसमें राय ये है कुछ लोगों की कि पैसे सारे सूबों को चले जाते हैं, तो सूबों के हिस्से को कट करके मरकज़ के हिस्से को अगर बढ़ाया जाता है तो जमात इस्लामी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? 18वीं तरमीम जब हुई थी ना, तो उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ था कि एक कंकरेंट लिस्ट है और ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसके नतीजे में वफाक ने अपनी पास ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं और सूबों को इख्तियार नहीं मिला हुआ। तो उसमें सब ने एक इत्तेफाक किया था कि नहीं, सूबों को बाइख्तियार होना चाहिए और उनको पैसे भी मिलने चाहिए, इख्तियार भी मिलने चाहिए ताकि वो चीज़ों को ठीक करें। लेकिन फिर आइन ये भी तो कहता है ना कि वो इख्तियार नीचे मुंतकिल होना चाहिए। NFC अवार्ड में तो पीपल्स पार्टी कितना रोती है कि हमें हिस्सा पूरा मिलना चाहिए, लेकिन कोई ये पूछे कि PFC अवार्ड कब से नहीं किया आपने? यानी अब तो तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अभी तक मेंबर भी नामजद नहीं किए इन्होंने PFC के लिए। तो ये वो मुनक़िद क्या करेंगे? पैसे खा के बैठे हुए हैं, जो OZT से पैसे आते हैं वो भी खा लेते हैं। और इसके नतीजे में एक ह्यू एंड क्राई है मुकम्मल तौर पर, यानी जो 98% सिंध का बजट डिपेंडेंट है कराची पर, सारे टैक्सेस, सारे रेवेन्यू, और उस शहर का इन्होंने यह हाल किया है कि आप आइए चलिए देख लीजिए किस तरह बदतरीन सूरत हाल है। तो नीचे इख्तियार मुंतकिल नहीं करेंगे तो फिर ऐसी 18वीं तरमीम का हम क्या करें? लेकिन किसी और सूबे ने भी PFC नहीं किया है। नहीं करते। एक अच्छा मॉडल मिला हुआ है उन्हें ज़बरदस्ती अपने पास इख्तियारात और पैसे और अपनी हेजेमनी कायम करने का। इसके नतीजे में ये बाइख्तियार नहीं बना। जब भी तो लोग सूबों की बात करते हैं, जब भी तो लोग कहते हैं कराची को सूबा बनाओ और फिर बाकी को सूबा बनाओ और फलां को सूबा, फिर ये लिसानी फसादात शुरू करा देते हैं। फिर इन दोनों की इनकी दुकानदारियां चलती हैं इन मौजूआत पर। और भाई आप बाइख्तियार बनाओ ना बल्दियात को, जो आइन कहता है उसके मुताबिक करो ना, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए हम ये समझते हैं कि वफाक से बराह रास्त पैसे बल्दियात को मिलने चाहिए। पहले तो कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और वो अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से चाहें सिस्टम बना लें। एक सिस्टम पूरे मुल्क में होना चाहिए। देखें, मुशर्रफ साहब से बहुत इख्तलाफ, बहुत लड़ाई, लड़ते ही रहे हम उनसे, पूरा धरने ही देते रहे। लेकिन मुशर्रफ के ज़माने में जो बल्दियाती जो निज़ाम बना था वो बहुत बेहतर निज़ाम था इन जमहूरियतों के निज़ाम से। नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार ये ख़ुद लोकल बॉडी, जो जमहूरियत की नर्सरी है, एक तलबा यूनियन है और एक बल्दियात है, दोनों को उन्होंने कनेक्शन ही काटे हुए हैं। तो ये जमहूरियत का पहाड़ा, पार्टी के अंदर जमहूरियत होती नहीं है, वसीयत विरासत पे पार्टियाँ चलती हैं। तो इन लोगों से प्रेशर डालकर अवामी सतह पर तहरीक चलानी होगी और ये काम हम करेंगे। हमने कराची में किया था, बहरहाल लोगों में एक शऊर पैदा हुआ, इलेक्शन हुए, धांधली हुई, रगड़ा दिया उन्होंने पूरे शहर को, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लड़ते रहेंगे, पूरे मुल्क में भी ये काम करना पड़ेगा। मैं पंजाब के लोगों से भी कहता हूं कि अपने हक के लिए उठें। ये जो आप डूब रहे हैं ये इसलिए डूब रहे हैं कि आपका इख्तियार नीचे मुंतकिल नहीं हुआ। ये फोटो सेशन से सूबा नहीं चलता, ये इश्तिहारात देने से सूबा नहीं चलता, वो भी हमारे पैसों के हैं। भाई जितने इश्तिहार चल रहे हैं वो हमारे टैक्सों के पैसों के हैं ना, और नाम इन लोगों के चलते हैं। हाल तो ये है कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के चलाने की चीज़ें हैं, स्कूल्स और बेसिक हेल्थ यूनिट, वो आउटसोर्स कर रहे हैं। नाम मरियम नवाज रखा जाएगा उसका। ये क्या ड्रामा है भाई? और हर जगह, मतलब आप हर इश्तिहार में हर जगह पर जो है वो एक जागीर बनाया हुआ है पूरे, यानी पूरे सिस्टम को। तो ये तो नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो हाफिज़ नईम रहमान साहब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हाफिज़ साहब, एक तरफ हुकूमत है जो कह रही है कि जी हमने मईशत को इस्तेहकाम दी, हमने
पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवा दी, जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान का कद काठ बढ़ गया। दूसरी तरफ अपोजिशन है जो ये कह रही है कि मुल्क नहीं चल रहा, और बल्कि उस रोज़ तो एक अपोजिशन लीडर को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान में आफतें इसलिए आ रही हैं कि यहाँ पे जुल्म का निज़ाम है। आप क्या समझते हैं, ये क्या है? अच्छा देखें, जहाँ तक बुनियाद मरसूस आप नाम दिया उन्होंने, कुरान की इस्तिलाह है, अच्छा नाम है, और उस वक्त आपको याद होगा हमने आपके प्रोग्रामों में भी पूरी तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और उस जंग में पूरी कौम एक हुई और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। इसमें हमारी अफवाज का, हमारी फ़िज़ाइया का, हमारी पूरी कौम और हुकूमत सब एक पेज पे आए तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत पीछे चला गया और पाकिस्तान बहुत आगे आ गया। लेकिन सिर्फ आगे आने से मसला हल नहीं होगा, आपको स्मार्ट तरीके से अब अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करना है और अपने लिए जो है वो रास्ते खोलने हैं। अब पहला ही काम ये करना शुरू कर दिया था कि जनाब ट्रम्प साहब से ऐसी पिंगे बढ़ाना शुरू हो गई कि उनको मतलब नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। तो इस तरह से वक़ार को गिरा कर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक बैलेंस भी कायम करना है और अपने जो कोर इशू हैं, कश्मीर हमारा कोर इशू है तो वो एड्रेस होना चाहिए। पानी का मसला अब समझ में आ गया ना। अगर इन सैलाबों में जो पानी छोड़ा है इंडिया ने पहले से, अगर वो मुआहदे के मुताबिक पहले से वो बताए कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना, तो आप मैनेज कर सकते हैं ना। तो उनके पास तो इख्तियार हैं, जब चाहें खुश कर दें, जब चाहें छोड़ दें, और आप कुछ नहीं कर रहे। अब 3-4 महीने गुजर गए ना, तो वो ट्रम्प साहब कहाँ हैं जो आपकी सालिसी करा रहे थे? तो सिर्फ उनकी तारीफ़ें करने से आपका इख्तियार और इक़्तिदार तो बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। ये कहते हैं मईशत अच्छी हो गई। भाई मेरे घर की मईशत अगर अच्छी हो तो मुझे पता चलेगा। मेरे ग्रॉसरी स्टोर पे मैं जाऊं और मुझे चीज़ें सस्ती मिलें तो मईशत सही है। स्टॉक मार्केट तो सट्टे की मार्केट बन जाती है, उसकी बुनियाद पे तो आप मईशत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि क्या तालीम सस्ती हो गई? क्या सेहत की सहूलतें सस्ती हो गई हैं? क्या दाल सस्ती हो गई है? क्या आटा सस्ता हो गया है? क्या ज़राअत में हम आगे बढ़े हैं? यानी पिछले से पिछले साल हम 6% ज़राअत में आगे बढ़े थे, बाकी सारे डिपार्टमेंट में पीछे थे। इस मरतबा हम सिर्फ 0.5% हमने ग्रोथ की, 6% ग्रोथ जो हमारी थी वो पीछे आ गई। आप सोचें कि हम 600% पीछे चले गए और ये कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। और अब जो सूरत हाल है बारिशों के बाद, अगर इन्होंने किसानों को सहारा नहीं दिया, इन्होंने अगर सब्सिडाइज नहीं किया, अगर इन्होंने बीज नहीं दिए, इन्होंने पूरी दुनिया से मुतालबा नहीं किया, तो आप यकीन करें कि इस मरतबा गंदम का वो क्राइसिस पैदा होगा कि इसके नतीजे में एक बहरान पैदा हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी का तकाजा है कि आप जो है वो इसको सब्सिडाइज करें और किसान को भी पैसे पूरे मिलें और आटे की कीमत भी बैलेंस करके रखें। तीसरी बात इसमें यह है कि भाई टैक्सेस कितने आप वसूल कर रहे हैं? तनख्वाहदार लोगों को आपने रगड़ा हुआ है और मैक्सिमम टैक्स तनख्वाहदार लोगों से आप वसूल करते हैं। आप बिजली के बिलों में टैक्स लगा देते हैं, आप गैस के बिल में टैक्स लगा देते हैं, आप मोबाइल के कार्ड पर टैक्स लगा देते हैं, आप तनख्वाहों के साथ टैक्स वसूल कर लेते हैं, आप पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा देते हैं। तो भाई आपका FBR 25,000 मुलाजिमों वाला क्या कर रहा है? वो कितना टैक्स जमा कर रहा है? तो टैक्स जमा करने का सिस्टम मौजूद नहीं, उसमें करप्शन मौजूद है। खुद आपकी रिपोर्ट बताती है कि 1300 अरब रुपए की करप्शन खुद FBR ने की, जो टैक्स जमा हो सकता था वो नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाइए, IPP से एक जगह पे आके मामला आपने रोक दिया, हालांकि इसमें बहुत गुंजाइश मौजूद है कि आप बिजली की कीमत कम कर दें, आप बिजली सस्ती करें, आप पेट्रोल सस्ता करें। आप 100 रुपये लेवी लगा दी, 80 से 100 रुपये। इसके नतीजे में पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। तो अगर ये चीज़ें आप ठीक नहीं कर रहे तो मईशत ठीक नहीं कर रहे। सारे दावे झूठे हैं। पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अभी इस महीने में टेक्सटाइल जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर हम कर सकते हैं, उसमें बहुत डेफिसिट आ गया है पिछले साल के इस महीने के मुकाबले में, जुलाई की जो रिपोर्ट आई है। तो आप मुझे बताइए कि फिर हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक आप वो मेजर्स नहीं लेते कि जो आप खुद निसार हों, जब तक आप ये काम नहीं हो सकता। ये दावे हो सकते हैं, हमें ये खुशखबरियाँ मत सुनाएं कि हमारी अमेरिका से बात हो गई, हमारी चाइना से बात। क्या बात हुई है ये तो बताइए। हमारी मईशत पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? हमारे पास मिनरल्स हैं तो फिर ब्लैक एंड वाइट में बताएं ना कि कौन सा मिनरल किससे बात चल रही है, कितनी कंपनियों को इन्वाइट किया हुआ है, कितने ब्लॉक्स हमारे गैस के ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, उनको आप नहीं ओपन कर रहे, आप बिडिंग नहीं कर रहे उसकी इंटरनेशनल। इतने अरसे से रोक के रखा हुआ है, एक आध जगह पर काम होता है और बाकी जगहों पे रुका हुआ है। और जो अपने कोर इश्यूज़ हैं उन पर भी, जैसे फ़लस्तीन का मसला है, उस पर पूरी ताकत से बात करें। कश्मीर का मामला है, उस पर पूरी ताकत से लड़ाई करें, पूरी कौम को एतमाद में लें। लेकिन ये काम तो आप करते नहीं हैं। फिर आप बीच कश्मीर और फ़लस्तीन पे ताकत से बात नहीं हो रही, बात ही हो रही है। इसके बाद क्या हुआ? आप मुझे बताएं कि जब ये जंग बंदी हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं सालिसी करूंगा। अब कितने महीने गुजर गए?
बयानात के अलावा, एक दो बयान के अलावा कोई इसमें पेशरफ्त हुई? कोई डिप्लोमेसी के मैदान में आपने चलें कुछ नहीं करते, इसमें तमाम पार्टियों से कहते यार एक एक बंदा दो, दो दो लोग दो, और हम शुरू में भेजे एक दो। लेकिन वो तो पाकिस्तान की मोहब्बत में उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं, वो तो इंडिया के अपने करतूत ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया आइसोलेट हुआ है। इंडिया से तो बड़ी मोहब्बत करते थे ये सब लोग, लेकिन इंडिया के तो मोदी साहब के अपने अमाल ऐसे हैं कि जिसके नतीजे में जो उनका दोस्त है वो भी परेशान हो गया है कि भाई ये क्या आइटम आ गया है तो इसके नतीजे में ये हो रहा है। वरना तो पाकिस्तान फिर चले फ़ायदा उठाए ना फिर इससे। अब इंडिया भी एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ गई, तो अब कश्मीर पे बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अब जो है वो पानी के मसले को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? अब फ़लस्तीन पे हमें क्या प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में लोग फ्लोटिलास बना लेते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो जो हुकूमतें हैं जिनके पास इतनी बड़ी ताकत है वो इस पर एक्टिव होकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? पूरी दुनिया साथ खड़ी हुई है, यानी अब हद हो गई है। लेकिन अरब ममालिक, बड़े ममालिक कुछ नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है इससे बढ़? पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा सब कुछ कर सकता है। वो जिन जिन अरब ममालिक और अमीर ममालिक की आप बात कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं। यानी हमारी मईशत अपनी जगह कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान की जो अस्करी ताकत और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो कमज़ोर नहीं है। हम लीड कर सकते हैं, दिमाग तो बड़ा करें। छोटी सोच के साथ तो आप छोटे ही रहेंगे, हर वक्त ये सोचेंगे मुझे इससे इतने पैसे चाहिए, उससे इतने पैसे चाहिए, तो फिर आप उसी तरह से सोचेंगे। जब आप बड़े बनकर आते हैं तो फिर आप वाकई लीड कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ओवरडू करें, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आप जितने हैं उसके मुताबिक इस उम्मत का भी कर्ज है ना हम पर, वो भी तो हम अदा करें। लोग हमारे पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान नहीं देखते, आलम इस्लाम का लीडर देखते हैं, तो हमें उसी तरह बिहेव करना चाहिए। और हम करेंगे तो ये मसला हल होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई हम गलत बात कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त अगर ईरान के साथ हमारा जो भी झगड़ा मगड़ा था, इन 2 जंगों के बाद अल्लाह का शुक्र है सबको पता चल गया। मैं अभी, आपको पता है, मैं खुद ईरान का विज़िट करके आया हूँ। मैंने वहाँ के अवाम में, हर तबक़े ज़िंदगी के लोगों में जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ देखा, मैं हैरान रह गया हूँ कि अगर कोई बीच में दरमियान में कोई मसले थे भी तो अल्लाह का शुक्र है अवामी सतह पर, हुकूमती सतह पर बेहतर हो गए। पाकिस्तान ईरान बेहतर बने, ईरान के सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आप इसको अपने लिए स्ट्रेंथ बनाएं, तुर्की को बीच में लेकर आइए, चाइना आपके साथ खड़ा होगा। जब ये 3-4 बड़े ममालिक खड़े हो जाएंगे, ये मामला आगे बढ़ेगा और इससे पूरा पावर शिफ्ट होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और ईस्ट में भी मुस्लिम ममालिक इसमें अपना अहम तरीन रोल अदा करेंगे। तो इस विजन के साथ काम होगा तो आगे बढ़ेंगे ना। तो करना चाहिए, हम सपोर्ट करने के तैयार हैं इसमें। लेकिन बात ये होती है कि ये लोग बिल्कुल छोटे छोटे स्पॉट्स में चीज़ों को एड्रेस करते हैं। कल अगर मीडिया में एक चीज़ ज़्यादा आ रही है तो उसको एड्रेस कर लेंगे, परसों दूसरी चीज़ आ रही है उसको एड्रेस कर लेंगे। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं है जिसके नतीजे में हम मल्टी प्रोंग पॉलिसी के तहत आगे बढ़ें और पाकिस्तान को भी और पूरी उम्मत को भी लीड करें। और देखें, मामला सिर्फ उम्मत का नहीं रहा। फ़लस्तीन की पुष्ट पर तो वेस्ट के नौजवान खड़े हो गए। फ़लस्तीन की पुष्ट पर तो जितने कॉन्सर्ट हो रहे हैं उसमें, उन कॉन्सर्ट्स में सबसे पॉपुलर नारा जो है वो फ्री फ्री पैलेस्टाइन होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस लेवल पर पूरी दुनिया में एक तकसीम पैदा हो गई है उन कुर्बानियों के नतीजे में जो बेचारे गज़ा के लोग हैं। अच्छा, वो सैलाबों की तरह ज़रा दोबारा आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका हल नए डैमों की तामीर है। देखें, डैम बनने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, सूबों का मसला जब आता है तो लिसानी बुनियाद पर लोगों को खड़ा कर देते हैं। इसके नतीजे में कोई भी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो पाती। जब डैम का मसला आता है तो हमने तो बचपन से ये देखा है कि कालाबाग डैम का इशू छोड़ दिया जाता है और जो पानी का मसला है जिसको एड्रेस करना चाहिए वो नहीं हो पाता। भाई, कालाबाग डैम पर एतराज़ है, सिंध का एतराज़ है। अव्वल बात तो ये है कि पॉलिटिकल एतराज़ भी होता है, उसको भी एड्रेस करना होता है, और टेक्निकल तरीके से पूरी दुनिया के सामने, पूरी कौम के सामने चीज़ों को लाना होता है। सिंधी अवाम को भी लाइए, पख्तून अवाम को भी लाइए। अगर आप टेक्निकली साउंड होंगे तो आपकी बात, आपकी दलील सब मानेंगे। और अगर प्रॉब्लम्स हैं, और यकीनन हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी है ना। भाषा डैम को किसने रोका है? उसके तो चंदे भी बहुत जमा हुए थे। अब भाषा डैम की सूरत हाल ये है कि जिसको कई साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था और पानी की भराई शुरू हो जानी चाहिए थी, अभी भी वहाँ दियामीर के लोग अपनी कंपनसेशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो किसी भी डैम पर लोगों का एतबार कैसे कायम होगा? आप एड्रेस करें लोगों को। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनको इज्जत दें, उनके साथ चलें। वो हमारी बहुत फ्रंट लाइन है और वो हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खड़े होते हैं हर मुश्किल हालात में। अभी जंग में कितने बेहतरीन तरीके से खड़े हुए। आप उनको कंपनसेट करें,
इसी तरह से उस डैम को जल्दी से मुकम्मल करें। 2032-33 में जाके उसमें पानी पूरा होगा। जब तक ये 5-6 साल का गैप आ गया है ना, ज़्यादा तकरीबन 10 साल का गैप आ रहा है, तो ये किसकी, ये आपकी नाअहली है हुकूमतों की, जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। फिर छोटे डैम्स किसने रोके हैं? फिर डैम ही सिर्फ एक सलूशन नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर पे बहुत बात हो रही है, लेकिन वो ज़रा सा एग्जेजरेशन है। उसके लिए आपको नहरी निज़ाम को ठीक करना होगा, आपको अंडरग्राउंड वाटर जहाँ जहाँ से ले सकते हैं उसमें एक बैलेंस पैदा करना होगा। अगर आप बिल्कुल ही ओपन कर देते हैं, जैसे सोलराइजेशन के नतीजे में ये हुआ है कि ट्यूबवेल्स अब सुबह दोपहर शाम जब चलते हैं और आपने नहरी निज़ाम को अपग्रेड नहीं किया, तो जिसके नतीजे में अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाता है। वो तो ये अल्लाह का अपना निज़ाम है कि इस मरतबा इतनी बारिश और सैलाब की जो आफतें हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसमें ये होगी कि वाटर टेबल आपका बेहतर हो जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला ने इतने मौके दिए हुए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मईशत में भी, पानी में भी, इंतज़ामी मामलात में भी कोई पॉलिसी नहीं होती है, और उस पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूशन के लिए कोई, और उसका सबब क्या है? अगर आप तफसील में जाएं और या डेप्थ में जाएं, ये हुकूमतें लोगों की नुमाइंदा हुकूमतें होती ही नहीं हैं। या ये दौलत की बुनियाद पर होती हैं, ताकत की बुनियाद पर होती हैं, या ऊपर वालों की दोस्ती की बुनियाद पर होती हैं। फॉर्म 47 की हुकूमतें वो एक्शन ले ही नहीं सकती जो फॉर्म 45 वाले ले सकते हैं। अगर हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? थोड़ी सी सियासत पे भी बात है हाफिज़ साहब से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब। हाफिज़ साहब, आप वक्फे से पहले कह रहे थे कि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं हैं, तो अब तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इस्तीफ़ों का सोच रहे हैं, तो क्या आप इस अमल को किस तरह देखते हैं? देखें, तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है और वो ज़ाहिर इख्तियार रखते हैं। उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम हमेशा से कहते हैं कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई है कि एक तो जो वो जीते हुए थे उनको नहीं जीतने दिया गया है, और फॉर्म 47 की बुनियाद पर बड़ी तादाद में इस वक्त असम्बलियों में लोग मौजूद हैं। तो ये उनका इख्तियार है कि वो ये पॉलिसी बनाएं, लेकिन कुछ बुनियादी गलतियाँ तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं। एक तो इनकी कोई एक पॉलिसी नहीं होती, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जिसके नतीजे में लोग भी जो उनके सपोर्टर हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं, और कोई एक चीज़ आगे नहीं बढ़ती। सबकी ख्वाहिश होती है कोई इत्तेहाद बने, लेकिन इत्तेहाद कैसे बनेगा? ख़ुद पार्टी में ही जब इतने झगड़े होंगे तो लोग कैसे दूसरी पार्टियां करीब आकर ये काम कर सकती हैं? दूसरी बात यह है कि ये फॉर्म 45 वाला जो मौक़िफ़ था उससे बहुत पहले जो है ना दस्तबरदार हो गए, और इन्होंने नए इलेक्शन की बात आपको याद होगा शुरू कर दी थी, जिस पर यानी हमारा तो स्टेक बहुत महदूद जगहों पे था ना, हमारी सीटें भी खाई गई हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद ये बात कही कि आप अगर फॉर्म 45 के मौक़िफ़ से दस्तबरदार होकर नए इलेक्शन की बात इस मौके पर करेंगे 1 साल और 1.5 साल में ही, इसका मतलब है कि आप एक तरीके से लेजिटिमेट कर रहे हैं 2024 की इस धांधली को। आपको उसी पे स्टैंड करना चाहिए, चाहे हो ना हो, लेकिन इसी पर तहरीक चलानी चाहिए। लेकिन वो तहरीक नहीं चलाई उन्होंने, और बहुत ही वक्फे से चीज़ें होती हैं जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम पैदा होती है। खैर, उनका काम वो जाने। हम ये समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, और इंतखाबी इस्लाहात ऐसे नहीं होंगी कि हम कहेंगे और हो जाएंगी। उसके लिए एक अवामी शऊर डेवलप करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार वोट लोग किसी को डालें और डब्बे से, पहले डब्बे से निकलता था, अब जो है जनाब फॉर्म से निकल जाता है। डब्बे से तो ठीक निकलता है, तो अब फॉर्म में नंबर बदल जाता है। और अब देखें ना आप, मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 60-70 हज़ार इजाफी वोट लेकर मुंतखब हुए, जो 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब उन्होंने कबूल कर लिया ना इसको। जब इन्होंने कबूल कर लिया तो अब आपकी सारी जमहूरियत, सारी बातें सब एक तरफ रह गई। आपने पूरी पार्टी जो है वो इस पूरी धांधली के हवाले से जो है वो एक्सेप्ट कर ली, और इसके नतीजे में आपने पूरे सिस्टम को डैमेज कर दिया। यही पीपल्स पार्टी है, यही एमक्यूएम का। खैर मैं क्या तस्करा करूं, 20,000 पोलिंग बूथ में से एक भी नहीं जीती एमक्यूएम, और उनको कराची से 15 कौमी असम्बली की सीटें दे दी गई। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार वोट थे तो 1-1 लाख कर दिए उनके। सारी सूबाई सीटें उनको दे दी ज़्यादातर, और जो बच गई थी 22 कौमी की सीटें थी कराची से, तो 15 दी उन्होंने एमक्यूएम को, तो बाकी रह गई 7, तो 7 उन्होंने दे दी पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी देखें और कराची देखें और उनकी नुमाइंदगी देखें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या ड्रामा है। तो कौम के साथ जब ये मजाक होगा तो लोगों का एतमाद नहीं पैदा होगा। लेकिन अब तो 2 साल से ज़्यादा अरसा होने को है, तो क्या दोबारा इलेक्शन अब नहीं होना चाहिए? अभी तो मेरा ख्याल है कि देखें, अगर कोई चीज़ होने जा रही हो या पब्लिक प्रेशर हो
तो अब होना यही चाहिए कि एक मुत्तफ़िक़ा जुडिशल कमीशन बने और फॉर्म 45 इनवाइट कर दे लोगों को। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट है और जो अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिस पर सबके साइन हुए हुए हैं, तमाम पोलिंग एजेंट के और पोलिंग ऑफिसर के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पर 4-4 सीटों का, 5-5 सीटों का फैसला हो जाएगा। चंद दिनों में जो है ना ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो फिर कहेंगे कि 2018 के आरटीएस का भी फैसला कर होना चाहिए। तो आरटीएस का फैसला इसलिए नहीं हो सकता कि वो असेंबली खत्म हो गई ना। हाँ। लेकिन उस वक्त करना चाहिए था ना लोगों को डिमांड। तो देखें ना, होता यह है कि फिर वक्त के ऊपर चीज़ें लोग नहीं करते। फिर पार्टियों के लिए ये नसीहत भी है ना कि मैं जीतूं तो जायज़ है गलत तरीके से, दूसरा जीते तो नाजायज़ है। भाई मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि मुझे नाजायज़ तरीके से मेरे 800,000 वोट बढ़ाकर मुझे जिताया जाया था, मैंने तो वापस कर दी ना सीट। अल्लाह का शुक्र है, इससे पूरे पाकिस्तान को पता चला कि ये काम भी हो सकता है ना। मेरी ज़ात कुछ नहीं है, मेरी जमात है, मेरी पार्टी है जिसकी तरबियत है कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। हमने ये काम कर दिया, तो ये नवाज शरीफ ने क्यों नहीं किया? ये और बाज़म क्या मर गए सारे लोग, बाज़मीर लोग पार्टियों में ख़त्म हो गए? ऐसा तो नहीं है। हिम्मत पैदा करें ना लोग। जब हिम्मत करेंगे तो सिस्टम जो है ना वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा और बात मानेगा। लेकिन जब आप हिम्मत नहीं करेंगे और वक्ती फ़ायदा उठाएंगे, 18 हो या 24 हो, बात यह है कि गलत गलत है। जिसने जाली सीटें ली हैं वो जाली हैं। कोई भी पार्टी हो, लोग पीछे लग जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर देते हैं। लेकिन बात ये हकीकत है कि जब आप कंप्रोमाइज़ होकर आप सिस्टम में मफाद हासिल करते हैं तो आप कभी भी जायज़ बात के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन अगर अभी दोनों जमातें मिलके, आप लोग और अपोजिशन और हुकूमत, और कोई एक नया रूल्स ऑफ गेम बनाएं और नए इंतखाबात की तरफ जाएं तो बेहतर नहीं होगा? पहले पीटीआई गलत तरीके से आई थी, उसने भी 2-2.5-3 साल हुकूमत की। अब ये गलत तरीके से आए, इन्होंने भी हुकूमत की, दोनों का स्कोर बराबर हो गया और अब चलो। नहीं, मिज़ाक़ जमहूरियत भी तो हुआ था और उसमें सब लोगों ने यही इत्तेफाक किया था ना कि यार अब नहीं करेंगे और अब हमें जो है ना इस तरह से सबका रोल तय हो जाएगा और आइन के मुताबिक चलेंगे। लेकिन कितने दिन लोगों ने अमल किया? पीछे हट गए लोग। क्या मिनिस्टर, क्या मौलाना, सभी मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए थे और जमात इस्लामी को तना छोड़ दिया था। तो उसका नुकसान भी हमने उठाया, लेकिन हम तो खड़े रहे उस वक्त भी। बात यह है कि अपोजिशन पार्टियों पर एतबार नहीं है। साफ साफ बात मैं करता हूँ, एतबार का बहरान हर जगह मौजूद है। ये लोग पता नहीं होता कब तक चलते चलते एक टेलीफोन कॉल पे इधर निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं, या एक पार्टी में से 4 इधर चले जाते हैं, 5 उधर चले जाते हैं, 6 उधर चले जाते हैं। तो हम तो पूरी तवानाई लगा दें, अपने कारकुनों को झोंक दें, जो हम करते हुए आ रहे हैं। कुर्बानियाँ हम देते हैं, लड़ते हम हैं। ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो अब मोमिन एक सुराख से कितनी मरतबा डसा जाएगा? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं डसा जाता। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, मुश्तरक चीज़ पर मुश्तरक मौक़िफ़ भी लेंगे। लड़ाई किसी से ज़ाती नहीं है, ना किसी पार्टी से, मौक़िफ़ की बात है, इशू की बात है। लेकिन जिद्दोजहद अपनी करेंगे, निशान अपना होगा, इंतखाब अपनी बुनियाद पे लड़ेंगे। 1 वोट मिले, 100 मिले, 1000 मिले, 1 लाख मिले, हम अपनी पोजीशन पे खड़े होंगे। सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कॉमन इश्यूज़ पर कॉमन बात कर सकते हैं। लेकिन ना अब कोई MMA टाइप की चीज़ बनेगी और ना अब कोई ऐसा इत्तेहाद बनेगा जिसके नतीजे में हमारा कारकुन कुर्बानी दे और फ़ायदा उठाएं, इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लें ये सारी पार्टियाँ। नहीं, लेकिन इसमें हिस्ट्री ये बताती है कि जब आप लोगों ने एक इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ा है तो कुछ न कुछ सीटें और कामयाबी आपको मिली हैं। लेकिन जब आप लोगों ने तनहा परवास किया है तो उस सूरत में फिर जमात को कुछ भी नहीं मिला है। अगर तो जमात अपनी आप लोगों ने ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है इत्तेहाद का? जमात अगर तनहा परवास की पॉलिसी पे, जो 70 वाली पॉलिसी थी, कायम रहती। देखें, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, हर वक्त के अपने हालात होते हैं। हर अमीर जमात, हर शूरा उस वक्त देखती है कि इस वक्त की प्रॉब्लम क्या है और उसके फैसला होता है। बाद में तो तबसरा ही हो सकता है ना। लेकिन जब हम तज्जिया इसका करते हैं ना 50-60 साल का एक साथ, तो जमात इस्लामी इतनी कमज़ोर पार्टी थी नहीं। सन 70 में हमने सीटें तो थोड़ी ली थी, लेकिन हम बहुत बड़े वोट बैंक वाली पार्टी थे उस वक्त के वोट बैंक के लिहाज से। ईस्ट पाकिस्तान में तो हर जगह 2nd नंबर पे थे और अब तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ हमारा कम बैक हो गया। अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। वो तो ख़ुद एक अलग मौजू है, बांग्लादेश। अच्छा, इसके बाद अगर 77 में इत्तेहाद बना, फिर उसके बाद 88 में जब इलेक्शन हुए, जमाती इलेक्शन, तो उस वक्त वो बन गया IJI। उससे पहले जमात इस्लामी की यहाँ पर वोट थे, हर सीट के ऊपर अच्छे खासे वोट थे। लेकिन हमने एक ऐसी पॉलिटिक्स की जिसके नतीजे में ख़ुद ही हमारा वोट बैंक उस तरफ निकल गया, दूसरी तरफ, और फिर हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे। फिर MMA का एक ख़ास किस्म का माहौल आया, अमेरिका ने अटैक कर दिया था, एक मजहबी जमातों का इत्तेहाद की एक अर्ज मौजूद थी। वो हुआ भी, कामयाब भी हो गया। लेकिन उसकी कामयाबी के बाद
कुछ लोगों ने धोखा दिया और मुशर्रफ के साथ मिल गए, जिसके और ये तय करके कि हम जो है वो जब अगर वो वर्दी नहीं उतारेगा तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं अब इस पर नहीं जाता कि अब बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन तजर्बा बहुत वाज़े हो गया है। उसके बाद एक तजर्बा फिर MMA का हो गया, दरमियान में एक पॉज देने के बाद। तो अब इन सारे तजर्बों के बाद हमारी मरकज़ी शुरा में इस पर गुफ्तगू हुई और फिर ये हुआ कि यार देखें, हम लड़ाई नहीं करेंगे किसी से, मजहबी लोगों से भी अच्छी तरह बात करेंगे। हम उलमा की तो वैसे ही बहुत कदर करते हैं, हर मसलक की कदर करते हैं, लेकिन अब हम किसी के मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। शेख हसीना वाजिद ने वहाँ के जमाती बहुत सारे कायदीन को फांसियाँ भी दिलवा दी। अब वहाँ सब कुछ पांसा पलट गया है, तो जमात इस्लामी भी वहाँ पे रिवाइव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अवाम जमात के साथ चल रहे हैं और लोग थे जमात के साथ, वो तो उन्होंने दबा के रखा हुआ था और इंडियन इन्फ्लुएंस था। अभी तो जितने पब्लिक ओपिनियन पोल आ रहे हैं तो जमात इस्लामी 1 और 2 नंबर की पार्टियों में वहाँ मौजूद है। अल्लाह करे कि हालात इसी तरह से जो है वो स्मूथ चलें और इलेक्शन हो जाए, इस्लाहात भी हो जाएँ, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी वहाँ पर बहुत बड़ी अवामी क़ुव्वत बनकर सामने आएगी, सियासी तौर पर भी, इंतखाबी तौर पर भी। और इस वक्त भी जमात इस्लामी के बग़ैर वहाँ की पॉलिटिक्स मुमकिन नहीं है। ये बहुत अच्छा हो गया है कि बांग्लादेश के जो अवाम हैं इन सारे तजर्बों के नतीजे में, वो पहले भी पाकिस्तान के उस तरह ख़िलाफ़ नहीं थे जिस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ था। आपको याद होगा ख़ुद पाकिस्तान में ऐसा तबका पैदा हो गया था कि जो यानी लड़ाई होती है फ़ौज से, लड़ाई होती है हुकूमत से, और बात एंटी पाकिस्तान शुरू कर देते हैं, प्रो इंडिया शुरू कर देते हैं। ये जो कल्चर है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो शेख मुजीब बाज़ लोगों के आइडियल बन गए थे। यानी देखें, हालात कुछ भी हों, याह्या खान ने और भुट्टो ने जो कुछ भी किया हो उसकी तनकीद होनी चाहिए और उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि मुल्क तोड़ने में इन लोगों का हाथ था। लेकिन शेख मुजीब को की जुल्म को कैसे जस्टिफाई कर देंगे? अगर हम ये करें तो फिर तो MQM के जुल्म को भी जस्टिफाई करें। फिर तो आप जिसने कत्ल गारत गरी है उन सबके जो दहशतगर्द हैं उनको भी जस्टिफाई करें कि हर अमल किसी रद्द-ए-अमल के नतीजे, वो किसी अमल के नतीजे में रद्द-ए-अमल होता है ना, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? वहाँ जो कुछ भी था मसनूई था, इंडियन इन्फ्लुएंस था, कोटा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। अब वहाँ जो इमर्ज किया लोगों ने तो वो तो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब वहाँ अवाम में एतमाद है, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ होना ये चाहिए अब कि आगे बढ़कर बतदरीज वीज़े की पहले नरमी और फिर उसके बाद इसको ख़त्म होना चाहिए। अपना तिजारती टाइज़ पैदा होनी चाहिए, यहाँ पर एक्सपो होनी चाहिए बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की, वहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ का जो टैरिफ है वो ज़ीरो कर देना चाहिए और फ़ौजी अपना जो है ना हमें बनाना चाहिए, मुआहदा करना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का। तो आप ठीक है, अब एक हकीकत है कि वो एक मुल्क है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान अलग मुल्क है। हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, अवाम का एहतराम करें और तिजारत में और ताल्लुकात में आगे बढ़ें। और डिफेंस के हवाले से तो हम सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान को मजबूत नहीं करेंगे, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ना भारत की, जो बांग्लादेश की छोटी सी करीब छोटी सी एक स्पेस से गुजर कर 7 रियासतें हैं जिनमें आज़ादी की तहरीकें मौजूद हैं, वो आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो भारत का नातका बंद कर देंगी। ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारा ज़बरदस्त किस्म का हमारी स्ट्रेटजी के लिहाज से पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश भी और ख़ुद इंडिया के वो लोग जो सप्रेस्ड हैं इस वक्त, उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी ओपनिंग पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।